हेलो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। हम लोगों की जो एमसीक्यू सीरीज चल रही है हमारे सब्जेक्ट के लिए, एंशियंट हिस्ट्री के लिए, वो यूनिट 7 में जो है दक्कन और दक्षिण भारतीय राज्य, उस पे हम लोग 25 एमसीक्यू आज करेंगे। आप देख लीजिए कि किस लेवल का क्वेश्चन है, आप खुद ही पता चल जाएगा आपको। हमारे में मेरी कोशिश ये रहेगी जिसमें जितने टॉपिक हैं, दक्षिण भारत वाले में जितने टॉपिक हैं वो सारे कंप्लीट हो जाए हमारे। तो हमारा सवाल क्या कह रहा है? पहला सवाल कह रहा है संगम काल की अत्यंत विशिष्ट कराधान शब्दावली को सुमेलित करें। जो संगम काल में कराधान जो उस समय लागू था, उसके अलग अलग नाम हमें आते हैं। तो वो क्या क्या चीज़ थी? जैसे इसमें आ रहा है करय, आ रहा है इरय, आ रहा है उल्गू, आ रहा है कड़मय। तो ये क्या क्या चीज़ें थी? आते हैं दोस्तों, क्या क्या चीज़ें थी। तो पहला सवाल हल करते हैं हम लोग। पहले सवाल का आंसर क्या होगा हमारा? जो हमारा करय होता था, करय क्या होता था? करय हमारा होता था ये, करय हमारा होता था क्या? ये कृषि उत्पाद पर लगने वाला मुख्य भूमि कर होता था। करय क्या होता था? कृषि उत्पाद पर लगने वाला मुख्य भूमि कर होता था। फिर हमारा क्या होता था? इरय। इरय इरय क्या होता है? इरय इरय राजा को दिया जाने वाला अनिवार्य उपहार या सामंतों को भेंट होती थी। उल्गू, उल्गू हमारा क्या होता था? उल्गू हमारा होता था क्या? उल्गू या सुंगम। इसे एक नाम इसका क्या आता है? सुंगम। सुंगम, सुंगम इसका एक नाम क्या आता है? सुंगम। उल्गू क्या था? व्यापारिक मार्गों पर अंतर्गत लगने वाला चुंगी या सीमा शुल्क था। और कड़मय, कड़मय क्या था? कड़मय हमारा था राज्य को दिया जाने वाला नियमित भूमि राजस्व या उत्पाद कर था। तो हमारा कौन सही हो रहा है? ऑप्शन नंबर ए सही हो रहा है। कौन सही हो रहा है? ऑप्शन नंबर ए सही हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? सातवाहन शासकों ने स्वयं को कट्टर ब्राह्मण घोषित किया और वैदिक वैदिक यज्ञ किए, परंतु फिर भी उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं को अपार कर मुक्त भूमि अनुदान दिए। कारण क्या दे रहा है? कारण दे रहा है कि सातवाहनों का व्यापारिक साम्राज्य विस्तृत था और पश्चिमी घाट के दर्रों पर बौद्ध विहार, दर्रों पर स्थित बौद्ध विहार जैसे कारले बाजा व्यापारियों के लिए सुरक्षित विश्राम गृह और वैद्य सुविधाओं के रूप में कार्य करते थे, जो अप्रत्यक्ष रूप से रोम के साथ सातवाहनों के लाभदायक व्यापार को सुगम बनाते थे। ए आर दोनों सही, आर एक सही व्याख्या है। ए आर दोनों सही परंतु आर एक सही व्याख्या नहीं। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। बताइए क्या सही है इसका? बात तो बिल्कुल सही है। जैसे कि सातवाहन शासक था कौन? गौतमीपुत्र सातकर्णी स्वयं को एक क्या ब्राह्मण, अद्वितीय ब्राह्मण कहता है। और नाना घाट जो अभिलेख है वैदिक यज्ञों की गवाही देता है। क्या? नाना घाट अभिलेख, नाना घाट अभिलेख क्या इसमें वैदिक वैदिक यज्ञों की गवाही? पहला तो हमारा एकदम परफेक्ट हो जा रहा है। अब बौद्ध भिक्षुओं का अपार, अपार क्या दिया था? अपार कर मुक्त भूमि अनुदान दिए थे। कहाँ? कारले, नासिक, बाजा जैसे पश्चिमी घाटों के दर्रों पर स्थित क्या बौद्ध संघों को भारी कर मुक्त भूमि अनुदान दिए। इसके पीछे अर्थशास्त्र दिया था। इसके पीछे क्या काम कर रहा था? ये इसके पीछे काम कर रहा था अर्थशास्त्र। किस चीज का अर्थशास्त्र? किस चीज का अर्थशास्त्र इस पे काम कर रहा है? इस पे इस चीज का अर्थशास्त्र काम कर रहा है कि बौद्ध विहार उन महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्गों पर स्थित थे। जो बौद्ध विहार जो हमारे कौन, कारले भाजा, कहाँ स्थित थे? जहां पर रोमन साम्राज्य का व्यापार होता था। कहाँ? जहां से रोमन साम्राज्य का व्यापार होता था। और वे विहार सातवाहनों के क्या सुरक्षित आश्रय और बैंकिंग को रसद देते थे, जो सातवाहनों की वाणिज्यिक अर्थव्यवस्था के लिए क्या जीवन रेखा थे। क्या थे? जीवन रेखा। तो ए आर दोनों हमारे सही है। ए आर, आर एक ही सही व्याख्या। ए आर दोनों सही, आर एक ही सही व्याख्या है। आते हैं क्वेश्चन नंबर। चोल साम्राज्य में स्थानीय प्रधान नाडु, नगरम और उर्क के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। कह रहा है नाडु क्या होती थी, नगरम क्या होती थी और उर्क क्या होती थी? बताइए। इसमें क्वेश्चन नंबर इसमें कह रहा है सत्य कथन चुने। कह रहा है सत्य कथन चुने, सत्य कथन चुने। केवल एक और दो, दो और तीन, एक और तीन और एक दो तीन। बताइए इसमें कौन सा सही है? कौन सही है? जो नाडु होती थी, नाडु क्या होती थी? नाडु हमारी होती थी, नाडु थी कृषक बस्तियों का समूह जो न्याय और कर संग्रह का प्रबंधन करता था। जो क्या कहता था? कृषक बस्तियों, विल्लार जिन्हें कहा जाता का समूह जो न्याय और कर संग्रह का प्रबंधन करता था। और क्या था ये? और क्या था दोस्तों? फिर जो ये नगरम कह रहा है, नगरम, नगरम, नगरम क्या था? नगरम हमारा क्या था? उन बस्तियों का प्रशासनिक संगठन जहाँ व्यापारी और शिल्पी बहुसंख्यक में थे। उर क्या था? उर क्या था? उर में क्या कह रहे हैं? ब्राह्मणों की एक विशेष करमुक्त सभा थी। क्या ये थी? उर क्या थी? ब्राह्मणों की करमुक्त सभा थी? नहीं, ये थी क्या? ये थी सामान्य
पूर्व क्या थी? सामान्य, सामान्य और क्या थी? सामान्य, सामान्य गैर ब्राह्मण, ग्राम ग्रा गैर ब्राह्मण कृषकों, कृषक गांवों की आम सभा थी, गांवों की ये आम सभा होती थी। ठीक, एक सब गांव की क्या होती थी? आम सभा होती थी। जबकि ब्राह्मणों को दान निदे ब्रह्मदे गांव की विशेष सभा को क्या? सभा या महासभा कहा जाता था। तो हमारा कौन सही है? एक, केवल एक और दो। कौन सही है? केवल एक और दो। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है? चोल शासक राजराज प्रथम के प्रशासनिक और आर्थिक नीति के विषय में निम्नलिखित कौन से कथन सत्य नहीं है? कह रहा कौन से कथन सत्य नहीं है? कह रहा है कि उसने पूरे साम्राज्य में भूमि का व्यवस्थित सर्वेक्षण करवा ताकि कर का सटीक निर्धारण हो सके। फिर उस क्या कह रहा है? उसने वेंगी के पूर्वी चालुक्यों के राज्य को सैन्य अभियानों से चोल साम्राज्य के प्रभाव के क्षेत्र में एकीकृत किया। फिर उसने क्या, फिर सी ऑप्शन सी कह रहा है उसके काल में स्थानीय स्वशासन को पूरी तरह समाप्त कर ग्राम सभाओं को सारी शक्तियां तंजौर के केंद्रीय अधिकारियों ने छीन ली। उसने बेदेश्वर जैसे शिव मंदिरों के निर्माण प्रोत्साहित किया और जो मंदिर अर्थव्यवस्था के नीचे कट जा रहा है, कोई बात नहीं। ऑप्शन नंबर तो उसमें चार है भी नहीं उसमें, तो इसमें क्या है? कौन से कथन सत्य नहीं है? कौन से कथन सत्य नहीं है? जो ऑप्शन नंबर सी कह रहा है। सी क्या कह रहा है? सी कह रहा है क्या उसके काल में स्थानीय स्वशासन पूरी तरह समाप्त, ग्राम सभाओं की सारी शक्तियां तंजौर केंद्रीय अधिकारियों ने छीन ली। क्या ये बात सही है? यही बात हमारी गलत है। क्या हुआ था? चोल साम्राज्य विशेषकर राजा प्रथम राजेश प्रथम का काल अपने विकेंद्रीकृत, ये अपने विकेंद्रीकरण के लिए, विकेंद्रीकरण के लिए क्या? अपने विकेंद्रीकरण के लिए जाने गए हैं। अत्यंत स्वायत्त ग्राम प्रशासन के लिए विश्व इतिहास में क्या विश्वविख्यात हैं। उन्होंने ग्राम सभाओं के अधिकार छीने बल्कि उन्हें और सुदृढ़ किया। राजराज प्रथम ने एक व्यवस्थित भूमि सर्वेक्षण करा। बेदेश्वर मंदिर के माध्यम से मंदिर अर्थव्यवस्था को क्या? मंदिर अर्थव्यवस्था को उसने संस्थागत किया। तो लास्ट वाला ऑप्शन हमारा मंदिर व्यवस्था को उसने संस्थागत किया था। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा गलत है? सी, ऑप्शन नंबर सी। बाकी तीनों ऑप्शन हमारे सही हैं। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन हमारा हमारा क्या? क्वेश्चन नंबर हमारा 35 क्या कह रहा? क्वेश्चन नंबर 35 हमारा क्या कह रहा? क्वेश्चन नंबर 35 हमारा कह रहा है सात महाप्रशासन के प्रमुख अधिकारी उनके विशिष्ट कार्यों को सुमेलित करें। भांडागारिक, राजकोष का अध्यक्ष, हेरनिक, निबंधकार, विश्वास अमात्य, राजा का सर्वोच्च सलाहकार। बताइए दोस्तों इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? प्रश्न नंबर 35 का ऑप्शन नंबर कौन सही है? कौन सा सही है? भांडागारिक क्या होता था? अगर आपको पता हो भांडागारिक क्या होता था? भांडागारिक होता था क्या? राजकीय भंडार गृहों का अधीक्षक होता था। क्या? अधीक्षक होता था। हेनरिक क्या होता था? हेनरिक हेनरिक होता था राजकोष का क्या? अध्यक्ष होता था। क्या? राजकोष का अध्यक्ष होता था। और निबंधकार का क्या था? निबंधकार का काम क्या था? निबंधकार का काम क्या था? ये इनका काम था अभिलेखों और भूमि अनुदानों का दस्तावेजीकरण करने वाले क्या निबंधकार बोला गया है। विश्वास अमात्य कौन होता था? विश्वास अमात्य ये राजा का सर्वोच्च सलाहकार मंत्री होता था। कौन? राजा का सर्वोच्च सलाहकार या मंत्री होता था। ठीक, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए सही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। 36 क्या कह रहा है? पल्लव और परवर्ती काल के ब्रह्मदेव और देवदान नामक भूमि व्यवस्था का व्यापक विस्तार हुआ। क्या ये बात सच है? इन भूमि अनुदानों का मुख्य उद्देश्य राज्य के प्रत्यक्ष भूमि राजस्व को दोगुना करना था, क्योंकि ब्राह्मणों और मंदिरों पर किसानों की तुलना में अधिक कर लगाया जाता था। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर कौन सा होगा? ए आर दोनों सही, आर एक सही व्याख्या है। ए आर दोनों सही परंतु आर एक सही व्याख्या नहीं है। ए सही परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही। बताइए क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर क्या है? ये जो कह रहा कथन हमारा पल्लव और परवर्ती काल में ब्रह्मदेव और देवदान नामक भूमि व्यवस्था का व्यापक विस्तार हुआ। बात एकदम बिल्कुल सही है, लेकिन कारण जो कह रहे हैं इन भूमि अनुदानों का मुख्य उद्देश्य राज्य को प्रत्यक्ष भूमि राजस्व को दोगुना करना था, क्योंकि ब्राह्मणों और मंदिरों पर किसानों की तुलना में अधिक कर लगाया जाता था। ये गलत है। ये गलत है। हमारा ए सही है, आर गलत है। इसका थोड़ा सा हम लोग देख लीजिए। पल्लव चोल काल देवदान मंदिरों को दी गई भूमि और ब्रह्मदेव ब्राह्मणों को दी गई भूमि अस्तित्व में, परंतु कारण पूर्णतः गलत है। क्यों? इन गांवों को राज्य करों में पूरी तरह मुक्त रखा जाता है। इसके कारण राज्य का प्रत्यक्ष कर आधार बढ़ने की बजाय कम होता था, लेकिन इसने कृषि विस्तार और वैचारिक व्यवस्था प्रदान की। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 37। 37 क्या कह रहा है?
सातवाहन रानी नागनिका द्वारा उत्कीर्ण नाना घाट अभिलेख, नाणे घाट जिसे कहते हैं नाना घाट, नाणे घाट अभिलेख ऐतिहासिक दृष्टिकोण अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्योंकि 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 बताइए क्योंकि क्यों महत्वपूर्ण? यह सातवाहनों द्वारा श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने के एकमात्र साक्ष्य है। तो ये बात सच है। इसमें सातकर्णी प्रथम द्वारा अश्वमेध और रासु यज्ञों के संपादन तथा ब्राह्मणों को हजारों गायों और 24,000 सिक्कों के बाहरी दान का विस्तृत विवरण जो सातवाहनों के ब्राह्मणवादी दावे को पुष्ट करता है। या फिर क्या कहते हैं, यह भारतीय इतिहास पहला अभिलेख है जिसमें दशमलव प्रणाली सोने का प्रयोग मिलता है। यह बौद्ध धर्म को सातवाहनों का एकमात्र राजधर्म घोषित करता है। बताइए अत्यंत महत्वपूर्ण क्यों है? ये है महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि इसमें सातकर्णी प्रथम द्वारा अश्वमेध और आशु यज्ञों के संपादन तथा ब्राह्मणों को क्या दिया गया है? प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व नाणे घाट अभिलेख महाराष्ट्र। मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। नाना घाट अभिलेख कहाँ है? महाराष्ट्र में हमारा मिलता है। ठीक है। और इसे किसने उत्कीर्ण करवाया था? किसने? नागनिका ने। किसने? नागनिका ने। किसने? नागनिका ने उत्कीर्ण करवाया। और यह अभिलेख सातवाहन राजा किसके बारे में? सातकर्णी प्रथम के बारे में। मान लीजिए आपसे पूछ लिए, ये सब मिलाने के लिए आ सकता है। सातकर्णी प्रथम के बारे में क्या बताता है? सातकर्णी प्रथम के बारे में बताता है इसने क्या वैदिक यज्ञ में कौन कौन से? अश्वमेध 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 और राजसु 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 यज्ञ संपन्न करना। ब्राह्मण पुजारियों को कितना? 10,001 गायें और 24,000 सिक्के दान करने का सबसे प्रमाणिक विवरण प्रस्तुत करता है। जो बौद्ध दक्कन में ब्राह्मणवाद पुनरुत्थान का सूचक क्या है? ब्राह्मणवाद पुनरुत्थान का सूचक ये दिखाई देता है। ठीक। आते हैं क्वेश्चन नंबर 38। 38 क्या कह रहा है? चोल काल की कुट बोलाई प्रणाली जो लॉटरी द्वारा ग्राम समितियों के सदस्यों के लोकतांत्रिक चुनाव की एक परिष्कृत व्यवस्था थी, या का विस्तृत वर्णन किस प्रसिद्ध अभिलेख में मिलता है? बताइए। पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख, चोल शासक परांतक प्रथम का उत्तर मेरूल अभिलेख, राजराज प्रथम का तंजौर अभिलेख, या गौतमीपुत्र सातकर्णी का नासिक हुआ अभिलेख? बताइए। क्वेश्चन नंबर 38 का क्या आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 38 का होगा यह चोल शासक किसका? परांतक का उत्तर मेरूर अभिलेख। परांतक का उत्तर मेरूर अभिलेख में चोल काल की कुटुबलाई प्रणाली जो लॉटरी प्रणाली होती उसमें जानकारी हमें मिलती है। ठीक है। कुटुबलाई प्रणाली क्या होती थी? यह सबसे सूक्ष्म विवरण मिलता है। इसमें बताया गया 30 वार्ड। इसमें क्या जो 30 वार्ड होते थे, 30 वार्डों में क्या होता था? 30 वार्डों में ताड़ के पत्तों की पर्चियों में एक बर्तन गाड़ी में डालकर एक युवा लड़के द्वारा निकलवा कर ग्राम समितियों का चुनाव जैसे लोकतांत्रिक तरीके से होता था। इससे लोकतांत्रिक तरीके से होता था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। 39 क्या कह रहा है? उत्तर मेरूल अभिलेख के अनुसार ग्राम समिति का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की आयु 35 से 70 वर्ष बीच होनी चाहिए। उसे कम से कम 1/4 वेली भूमि का मालिक होना चाहिए और वैदिक मंत्रों का ज्ञान होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति पिछले कार्यकाल का हिसाब प्रस्तुत करने में विफल रहता है या गधे की सवारी, व्यभिचार या चोरी के दोषी पाया जाता था तो उसे और उसके परिवार को जीवन भर के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाता था। ए आर दोनों सही, आर एक सही व्याख्या है। ए आर दोनों सही परंतु आर एक सही व्याख्या नहीं। ए सही परंतु आर गलत है। ए गलत परंतु आर सही। बताइए। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर क्या है? 39 का आंसर ए आर दोनों सही, आर एक की सही व्याख्या है। क्यों? क्योंकि उत्तर मेरूर अभिलेख में न केवल योग्यताओं का विस्तार से वर्णन करता है बल्कि क्या अयोग्यताओं की एक अत्यंत सख्त और नैतिक सूची भी देता है। क्या? अत्यंत सख्त और नैतिक सूची किसकी? अयोग्यता की। अयोग्यता के बारे में बताता है। अयोग्यता के बारे में। ठीक। जिसमें क्या करें? यदि कोई व्यक्ति पिछले कार्यकाल के हिसाब प्रस्तुत करने में विफल रहता है या गधे की सवारी, व्यभिचार या चोरी का दोषी पाया जाता तो उसे और उसके परिवार को जीवन भर के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाता था। ठीक। जो उस समय के अत्यंत नीच काम माना जाता है वो भी तब उसे क्या चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया जाता। तो यार दोनों सही, आ रहे की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है? पल्लव साम्राज्य के न्याय प्रशासन के संदर्भ अधिकरण मंडप शब्द क्या क्या अर्थ है? अधिकरण मंडप जो होता था किस काल में? पल्लव काल में क्या होता था? घुड़सवार सेना का मुख्य प्रशिक्षण केंद्र, राजा का व्यक्तिगत शयन कक्ष और विश्राम गृह, राज्य के न्यायिक न्यायालय या धर्माधिकारी मामलों की सुनवाई करते थे, ग्राम प्रधान का वह कार्यालय जहां से राजस्व वसूला जाता था। बताइए दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर क्या होगा? अधिकरण मंडप क्या था? अधिकरण मंडप था क्या? राज्य के न्यायिक न्यायालय होते थे जहाँ क्या धर्माधिकारी मामलों की सुनवाई करते थे। क्या करते थे? धर्माधिकारी मामलों की सुनवाई करते थे। पल्लव शासन में न्याय व्यवस्था क्या थी? अत्यधिक विकसित थी। अधिकरण मंडप न्यायिक अदालतों को संदर्भित करते जहाँ धर्माधिकारी, धर्माधिकारी क्या होता था? ये क्या होते थे भैया? ये जज होते थे। क्या धर्माधिकारी हमारे क्या होते? जज जो निर्णय देते और विभिन्न प्रकार के जुर्माने, जैसे करम दंडम। करम दंडम क्या था? करम दंडम बोल दिया जाए। करम दंडम क्या था? ये एक प्रकार से क्या जुर्माना था। क्या था? जुर्माना पल्लव काल में लगाया जाता था। तो ऐसे सब अगर आप इन सब वर्डों को याद रखेंगे तो आसानी से आप क्वेश्चन आराम से कर जाएंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 41। 41 क्या कह रहा है? संगम साहित्य में बड़े युद्धों के विषय में करिकाल चोल चोल की सबसे महान सामरिक उपलब्धि कौन थी? करिकाल चोल की सबसे महान उपलब्धि कौन थी? उसने वेनी के युद्ध में चेर पांडे और 11 अन्य सरदारों के एक शक्तिशाली संयुक्त संघ को परास्त कर चोल आधिपत्य स्थापित किया। उसने तालाकोलम के युद्ध में राष्ट्रकूटों को हराया। उसने श्रीलंका के राजा को हराकर वहां 12,000 गुलामों को लाकर कावेरी नदी में बांध बनवाया। उसने कलब्रों को हराकर मदुरा पर कब्जा किया। बताइए, संगम समय वर्णित युद्धों में करिकाल चोल का सबसे महान सामरिक उपलब्धि कौन थी? सबसे महान सामरिक उपलब्धि कौन सी? उसने किसने? करिकाल ने वेनी के युद्ध में किसे? चोर पांडे और 11 अन्य सरदारों के शक्तिशाली संयुक्त संघ को परास्त कर चोल आधिपत्य स्थापित किया। ठीक। संगम साहित्य विशेषकर किसमें? पटिनपाले में। किसमें? पटिनपाले। पटिनपाले जो ग्रंथ है, इसी कविता में प्रारंभिक चोल शासक करिकाल को अत्यंत प्रतापी बताया गया। इसकी ये क्या थी? पटिनपाले क्या कविता थी? इसमें करिकाल क्या अत्यंत प्रतापी शासक बताया गया। उसकी सबसे महान सामरिक उपलब्धि क्या? वेणी का युद्ध। क्या इसे वेणी कहते हैं? वेणी का युद्ध। चेर और पांड्य राजाओं के नेतृत्व को एक बड़े संघ को नष्ट करना, जिसने उसे पूरे तमिलकम का अधिपति बना दिया। क्या? तमिलकम पूरे दक्षिण भारत का क्या अधिपति बना दिया। आते क्वेश्चन नंबर 42 पे। चोल प्रशासनिक विभाजन का सही अवरोही क्रम बड़े से छोटे की ओर क्रम क्या था? बड़े से छोटे की ओर मंडलम वलनाडु नाडु कुर्रम नाडु मंडलम कुर्रम वलनाडु। कुर्रम नाडु वलनाडु मंडलम वलनाडु मंडलम नाडु कुर्रम। बताइए क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर क्या होगा? बताइए क्वेश्चन नंबर बड़े से छोटे, ये वलनाडु होता था, फिर मंडलम होता था, फिर नाडु होता था, फिर कुर्रम होता था। ठीक। सबसे बड़ा क्या होता था? मंडलम ना। उसके नीचे क्या होती थी? वलनाडु। फिर क्या होता था? फिर क्या होता था? वलनाडु मंडलम नाडु कुर्रम। ठीक। गलत है दोस्तों। पहले मंडलम आएगा, वलनाडु आएगा, नाडु आएगा, कुर्रम आएगा। मंडलम ये प्रांत हो जाते थे हमारे, ये कमिश्नरी हो जाती थी हमारी, कमिश्नरी कमिश्नरी हो जाती थी, ये जिले हो जाते थे, ये जिले हो जाते थे, ये ग्राम हो जाते थे। ठीक। तो हमारा कौन सही? ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है? सातवाहन साम्राज्य के अंतर्गत महारठी और महाभोज अत्यंत शक्तिशाली और स्वायत्त सामंत थे। फिर कह रहे कारण क्या था? इन सामंतों की शक्ति का अनुमान इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि वे अपने नाम से स्वतंत्र भूमि अनुदान जारी करते थे और चित्रदुर्ग के महारथियों को तो अपने नाम के सिक्के जारी करने का भी विशेषाधिकार था। ए आर दोनों सही, आर एक सही व्याख्या है। ए आर दोनों सही परंतु आर एक सही व्याख्या नहीं। ए सही परंतु आर गलत, ए गलत है परंतु आर सही है। बताइए क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर बताइए। 43 का आंसर क्या होगा? ए आर दोनों सही, आर एक सही व्याख्या है। क्यों सही व्याख्या है? क्योंकि सातवाहन साम्राज्य कोई कठोर रूप से केंद्रीकृत नहीं था। क्या ये केंद्रीकृत राज नहीं था? केंद्रीकृत राज नहीं था क्या सातवाहन? नहीं था। क्या था? बल्कि इसमें कई सामंती तत्व शामिल, जैसे महारठी पश्चिम और मध्य दक्कन, महाभोज कोंकण तट पर। मराठी ये कहाँ थे? मराठी लोग, इनका शासन कहाँ था? पश्चिम। पश्चिम कहाँ थे? पश्चिम या फिर मध्य दक्कन में? मध्य दक्कन में। महाभोज, महाभोजों का ये कोंकण तट पे थे। कहाँ? कोंकण तट, कोंकण तट के आस पास थे।
अत्यंत शक्तिशाली सामंत थे, उनके पास इतनी स्वायत्तता कि वे राजा की अनुमति के बिना भूमि अनुदान देते थे। और चित्रदुर्ग के महारथियों ने तो अपने नाम के सतत सिक्के भी जारी किए, जो उनकी संप्रभुता का क्या प्रतीक माना जाता है। तो ए आर दोनों सही, हमारी आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है? संगमकालीन समाज और अर्थव्यवस्था में पट्टिनम शब्द मुख्य रूप से किसके लिए प्रयुक्त होता था? पट्टिनम, जो पट्टिनम शब्द आ रहा है वो किसके लिए प्रयुक्त होता था, बताइए दोस्तों। वे विशाल और समृद्ध तटीय बंदरगाह है, जैसे कावेरी पट्टनम, जहां लंबी दूरी का समुद्री व्यापार होता था। पल्लव राजाओं के पत्थर तराशे गए रथ मंदिर, हाथियों के रखने और प्रशिक्षित करने के विशाल शस्त्रागार, अंतरदेशीय कृषकों की वह बस्तियां जहां केवल चावल उगाया जाता था। बताइए पट्टिनम क्या था? पट्टिनम क्या था? पट्टिनम हमारा क्या था? पट्टिनम हमारा था वे विशाल समृद्ध तटीय बंदरगाह है, जो कावेरी पट्टनम, जहां लंबी दूरी का समुद्री व्यापार होता था। पट्टिनम हमारा यही था, विशाल समृद्ध तटीय बंदरगाह शहर, जहां लंबी दूरी का समुद्री व्यापार होता है। संगम काल में पट्टिनम विशेष रूप से उन बड़े बंदरगाह नगरों को कहा जाता था जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के हब थे। ये क्या थे? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के हब थे। क्या? इंटरनेशनल इंटरनेशनल ट्रेड के हब थे। क्या थे? इंटरनेशनल ट्रेड के। यहाँ से यवन, रोमन और ग्रीक व्यापारी आते थे, और जहाँ बड़े बड़े गोदाम और बाजार होते थे। इसे आ जाता है बाजार अवनम। अवनम को क्या कहा गया है? अवनम ये क्या होता था? संगम काल में ये बाजार होता था। क्या? बाजार होता था। ठीक। बड़े बंदरगाह जैसे थे, कौन थे? कावेरी पट्टनम था। और बड़े बंदरगाह कौन पाया जाता था? ये पुहार, पुहार, पुहार भी पाया जाता था। तो आपने क्वेश्चन नंबर 45 पे 45 क्या कह रहा है? रोमन साम्राज्य में पोम्पेई के खंडहरों में पाई गई हाथीदांत की लक्ष्मी का उत्कृष्ट मूर्ति का उद्गम स्थल भारत का कौन सा क्षेत्र माना जाए, जो प्रथम शताब्दी ईस्वी की इंडो रोमन व्यापार को प्रमाणित करता है? जो रोमन साम्राज्य के पोम्पेई खंडहरों में पाई गई हाथीदांत की लक्ष्मी की उत्कृष्ट मूर्ति का उद्गम स्थल भारत का कौन सा क्षेत्र माना जाए, जो प्रथम शताब्दी ईस्वी के इंडो रोमन व्यापार को प्रमाणित करता है? क्वेश्चन नंबर 45 बताइए। बताइए क्वेश्चन नंबर 45। भोकरदन जो उस समय का सातवाहन साम्राज्य महत्वपूर्ण कला व्यापारिक केंद्र था। कांचीपुरम जो पल्लवों की राजधानी थी। मदुरै जो पांडवों मोतियों बाजार थे। और अय्यूर जो चोलों की सूती वस्त्र का केंद्र था। यह था हमारा क्या? ऑप्शन नंबर ए। भोकरदन जो उस समय सातवाहन साम्राज्य के महत्वपूर्ण कला और व्यापारिक केंद्र था। इटली के पोम्पई। ये पोम्पई कहाँ है? इटली में पाया जाता है। कहाँ? इटली में। कहाँ पाया गया? इटली के पोम्पई शहर खंडों में मिली हाथीदांत की लक्ष्मी की अत्यंत सुंदर नक्काशीदार मूर्ति प्राचीन भारत और रोमन साम्राज्य के गहरे व्यापारिक संबंधों का एक उत्कृष्ट प्रमाण है। इतिहासकारों का मानना है कि इस मूर्ति का निर्माण प्रथम शताब्दी ईस्वी में सातवाहन साम्राज्य के भोकरदन क्षेत्र के कुशल शिल्पियों द्वारा किया गया था, और इसे रोम निर्यात किया गया था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है? दक्षिण भारतीय राजवंशों के इतिहास और उनके कालक्रम को सुमेलित करें। संगम युग, कलब्र का काल, शाही चोल, चोल इतिहास का तीसरा चरण। बताइए क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर कौन सा होगा? सही सुमेलन कौन सा होगा? संगम युग का काल कब से कब माना जाता है? संगम युग यह माना जाता है 1 का बी, 300 ईसा पूर्व से 300 ईसा तक तमिल कविता तीन राज्यों का स्वर्ग युग। ठीक। और फिर क्या है? कलब्र का काल, कलब्रों का काल कब माना जाता है? तीसरी सदी के बाद अंधकार युग, जिसने संगमकालीन राज्यों को विस्थापित किया। ये कौन सा हो जाएगा? कलब्रो काल 2 का सी। ठीक। फिर शाही चोल, शाही चोलों का कब माना जाता है? शाही चोलों का ये हमारा डी आएगा विवरण। क्या? डी आएगा हमारा विवरण, डी आएगा, जिसमें क्या है कि चोल इतिहास का जो ये चोल इतिहास तीसरा चरण कुलोत्तुंग प्रथम से रिलेटेड है। तो हमारा ऑप्शन नंबर इसमें 1 का बी, 2 का सी, 3 का डी, 4 का ए। तो हमारा कौन सही है? ये विजयालय के बारे में स्पेशली कहा जा रहा था। किसके बारे में? विजयालय द्वारा तंजौर पर अधिकार, तंजौर पर अधिकार, ये था यहाँ पर। तो कोई बात नहीं। तो हमारा कौन सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 47 क्या करें? चोल शासन काल 10वीं से 13वीं शताब्दी में मंदिर अर्थव्यवस्था ने दक्षिण भारत के ग्रामीण और शहरी जीवन के एकीकरण में सर्वोपरि भूमिका निभाई। कारण क्या दे रहे? चोल मंदिर केवल पूजा केंद्र नहीं थे, बल्कि वे समाज में सबसे बड़े भूस्वामी, किसानों को ऋण देने वाले बैंक, हजारों बुनकरों, नर्तकियों
एवं शिल्पकारों के नियोक्ता बन गए थे। ए आर दोनों सही, आर एक सही व्याख्या है। ए आर दोनों सही परंतु आर एक सही व्याख्या नहीं। ये सही परंतु आर गलत, ये गलत परंतु आर सही। बताइए क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर बताइए। 47 का आंसर बताइए। 47 का आंसर दोस्तों हमारा क्या होगा? ए आर दोनों सही, आर एक की सही व्याख्या। क्यों? चोल काल में मंदिर अर्थव्यवस्था ने क्या राज्य को बहुत समृद्ध किया, क्या राज्य को बहुत समृद्ध किया और समाज को एक सूत्र में बांधा, समाज को एक सूत्र में बांध दिया। और राजराज प्रथम द्वारा बनवाया गया क्या? तंजौर का विदेश्वर मंदिर, क्या तंजौर का विदेश्वर मंदिर इसका चरम उदाहरण है। यह मंदिर केवल पूजा स्थल नहीं थे, वे अपार भूमि और सोने के मालिक थे, कृषि के विस्तार के लिए ऋण देते थे और समाज के विभिन्न वर्गों, जैसे कौन कौन? बुनकर होते थे, वास्तुकार होते थे, नर्तकी जिन्हें जो देवदासियां होती थी, को रोजगार प्रदान कर एक कल्याणकारी बैंक की तरह कार्य करते थे। तो यार दोनों सही, आ रही की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 48, सातवाहन वंश के सबसे प्रतापी शासक गौतम सातकर्णिक समझ निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य हैं? ये कह रहे कौन सा कथन असत्य है? उसने अपने क्षत्रपित प्रभुत्व को नष्ट किया और स्वयं को राजरानों और अर्थात राजाओं का राजा की उपाधि विभूषित किया। उसने नापान क्षारात वंश को हराकर उसके चांदी के सिक्कों को अपने नाम से पुनः डाला। उसने ब्राह्मण धर्म कट्टर समर्थक होने के कारण बौद्ध श्रमणों का क्रूरतापूर्वक उत्पीड़न किया, उनके बिहार को नष्ट किया। उसके साम्राज्य को प्रशासनिक सुविधा के लिए आहार नामक इकाइयों में बांटा गया था। कौन सा असत्य है? हमारा असत्य कौन सा? यही। उसने ब्राह्मणों का कट्टर समर्थक होने का, ब्राह्मणों का कट्टर समर्थक था, बात तो सही, लेकिन बौद्धों को क्या उसने दान दिया, उत्पीड़न नहीं किया था, उनके बिहारों को नष्ट नहीं किया था। ठीक, तो हमारा कौन सही है? ऑप्शन नंबर सी, इसमें ऑप्शन नंबर सी असत्य है। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है? पल्लव और चोल काल की ग्राम प्रशासन प्रणाली सभा या महासभा का मुख्य स्वरूप और कार्य क्या था? यह एक केंद्रीकृत सैन्य समिति जो राजा को युद्ध रणनीति पर सलाह देती थी। यह ब्रह्मदेव ब्राह्मणों को दान दिए गए गांवों की अत्यंत स्वायत्त प्रशासनिक सभा थी जो सिंचाई, न्याय और भूमि रिकॉर्ड का स्वतंत्र प्रबंधन करती थी। यह विदेशी व्यापारी जैसे मणिग्रामम का एक शक्तिशाली गिल्ड था। यह केवल राज्य के कर संग्राहकों का एक अनौपचारिक समूह था। बताइए क्वेश्चन नंबर 49 का क्या सही है? सभा क्या थी? ग्राम प्रशासन चोल काल ग्राम सभा प्रणाली, ग्राम सभा और महासभा मुख्य रूप से उसका कार्य क्या था? बताइए मुख्य रूप से उसका कार्य क्या था? उसका कार्य था क्या? ऑप्शन नंबर भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, यह ब्रह्मदेव ब्राह्मणों को दान दिए गए गांव की एक अत्यंत स्वायत्त प्रशासनिक सभा जो सिंचाई, न्याय और भूमि रिकॉर्ड का स्वतंत्र प्रबंधन करती थी। क्या? अत्यंत स्वायत्त प्रशासनिक सभा जो सिंचाई, न्याय और भूमि रिकॉर्ड का स्वतंत्र प्रबंधन करती थी। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है? दक्षिण भारत और गुप्तकालीन भूमि अनुदानों से संबंधित जटिल पारिभाषिक शब्दों के संदर्भ में भूमि छिद्र न्याय का वास्तविक अर्थ क्या था? भूमि छिद्र न्याय क्या होता था? भूमि छिद्र न्याय का वास्तविक अर्थ क्या है? बंजर भूमि या जंगलों को पहली बार साफ करके कृषि योग्य भूमि बदलना, जिससे उस भूमि का अनुदान ग्रहिता का अस्थायी और पूर्ण कानूनी अधिकार स्थापित हो जाता था। भूमि कर से बचने के लिए किसानों द्वारा किया गया अवैध कब्जा, सैन्य अधिकारियों को उनके वेतन बदले दी जाने वाली उपजाऊ भूमि, राज्य की वह भूमि जहां किसी भी प्रकार के धार्मिक या मंदिर निर्माण पूरी तरह वर्जित था। बताइए भूमि छिद्रनाय का वास्तविक अर्थ क्या था? भूमि छिद्रनाय का वास्तविक अर्थ था क्या? भूमि छिद्रनाय प्राचीन भारतीय न्यायशास्त्र एक महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत है, या जिसके तहत जो व्यक्ति पहली बार जंगल या बंजर भूमि को साफ करके उसे कृषि योग्य बनाता था वह उसका स्थायी मालिक बन जाता था। गुप्त और उत्तर गुप्त काल भूमि अनुदानों में इस नियम का पालन किया गया ताकि राज्य के राजविहीन कृषि क्षेत्र का बड़े पैमाने पर का विस्तार हो सके। ठीक, क्वेश्चन नंबर 51, दक्षिण भारत में पल्लव और चोल काल में भूमि अनुदानों की बढ़ती प्रथा के कारण प्रशासन का गहरा विकेंद्रीकरण हुआ और एक प्रकार की सामंती संरचना का उदय हुआ। कथन कह रहा है कारण क्या दिया? राजाओं ने भूमि अनुदान प्राप्तकर्ताओं को केवल राजस्व का अधिकार ही नहीं दिया बल्कि उन्हें स्थानीय स्तर पर न्याय करने, छोटे विवादों को सुलझाने और अपना प्रशासन चलाने की स्वतंत्रता भी दे दी। ये यार दोनों सही, आर एक सही व्याख्या है। ए आर दोनों से परंतु आर की सही व्याख्या नहीं है। ए सही परंतु आर गलत, ए गलत परंतु आर सही। बताइए क्वेश्चन नंबर 51 का क्या सही है? क्वेश्चन नंबर 51 का क्या सही है? बात तो बिल्कुल सही कह रहा है। ए आर दोनों सही, आर की सही व्याख्या है। सामंतवाद की बात में भूमि अनुदान भूमिका क्या केंद्रीय होती है? जब राजाओं ने ब्राह्मणों या अधिकारियों को भूमि अनुदान का अग्रहार दिए तो उन्होंने केवल भूमि नहीं बल्कि कर वसूलने, खादानों पर अधिकार, स्थानीय न्याय करने, प्रशासनिक अधिकार की शक्तियां भी हस्तांतरित कर दी। इससे अनुदान ग्रहीता अपने क्षेत्र में एक प्रकार के अर्ध स्वतंत्र शासक बन गए जिससे केंद्रीय सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ। आते क्वेश्चन नंबर 52 पे। 52 क्या कह रहे हैं? दक्षिण भारत के इतिहास विशेषकर पल्लव अभिलेख में अमृत गणतर और गढ़ पेरू मक्कुल जैसे शब्द की संस्था को संदर्भित करते हैं।
चोल नौसेना के विशाल युद्धपोत जिन्होंने श्री विजय साम्राज्य पर आक्रमण किया था। पल्लव काल में मंदिर प्रशासन भूमि की खेती की निगरानी करने वाली सभा के माध्यम से मंदिर को मिले सोने एवं दान की रक्षा करने वाली विशेष प्रबंधकीय समितियां। सातवाहन काल में इंडो रोमन व्यापारी। पांड्य काल के क्रूर कर संग्राहक जो किसानों का शोषण करते थे। बताइए इसमें से ये कौन से वो क्वेश्चन नंबर 52 का ये शब्द क्या संदर्भित करते हैं, इसका संदर्भित करते हैं, ये क्या था? अमृत गणतर और गट्ट पेरुमक्कुल ये मंदिर पल्लव काल में मंदिर प्रशासन भूमि की खेती को निगरानी करने वाली और सभा के माध्यम मंदिर को मिले सोने के दान की रक्षा करने वाली एक विशेष प्रबंधकीय क्या समितियां थी। क्या विशेष प्रबंधकीय ये समितियां होती थी। तो हमारा कौन सही है? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है? प्राचीन दक्षिण भारत में 3 प्रमुख राज्यों संगम काल की राजधानी उनके व्यापारिक बंदरगाहों का सही मिलान करें। चोल, चेर, पांडे, मदुरै, उरैयूर, वांची। बताइए प्रश्न नंबर 53 का सही क्या होगा? चोलों की राजधानी क्या थी? चोलों की राजधानी क्या थी? उरैयूर। कावेरीपट्टनम मुख्य बंदरगाह था। और चेरों क्या थी? चेरों क्या थी? चेरों की थी वांची। इनकी राजधानी वांची। मुजरिस रोमनों का प्रिय बंदरगाह यह था। पांडवों की राजधानी क्या थी? मदुरै। कोरकाई मोतियों के लिए प्रसिद्ध थे। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सही है? हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए सही है। कोरकाई किसके लिए फेमस थी? मोती निकालने वाले मुख्य बंदरगाह था ये। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कहता है? दक्षिण भारतीय इतिहास में चोल काल में वरियम क्या था? ये कह रहा है वरियम क्या था? वरियम क्या था? हाथियों को फंसाने की एक विशेष रणनीति थी। महासभा के अंतर्गत कार्य करने वाली गांव की कार्यकारी समिति जैसे एरिवरियम, तोट्टवरियम जो सिंचाई, उद्यान और कर संग्रह की देखरेख करती थी। कृषि सिंचाई के लिए प्रयुक्त होने वाले यांत्रिक उपकरण, श्रीलंका के राजा द्वारा चोलों को दिया जाने वाले एक सोने का सिक्का। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा सही है? बी। ऑप्शन नंबर बी। वरियम क्या थी? महासभा के अंतर्गत कार्य करने वाली गांव की कार्यकारी समितियां जैसे एरिवरियम, तोट्टवरियम जो सिंचाई, उद्यान और कर संग्रह की देखरेख करती थी। क्वेश्चन नंबर 55 क्या करें? कदम शासकों की मुख्य राजधानी कहाँ थी? जिन्होंने उत्तरी कर्नाटक, गोवा के क्षेत्रों पर शासन किया और कन्नड़ साहित्य एवं संस्कृति के विकास में एक आधारभूत योगदान दिया। कहाँ? बादामी, बनवासी, तलकाड या वारंगल। बताइए कदम्बों की राजधानी क्या थी? ये थी बनवासी। क्या थी? बनवासी थी। कदम राजवंश, कदम राजवंश किसने? मयूर शर्मन ने। मयूर शर्मन ने कब किया था इसने? 4th AD में। कब? 4th AD में इसने स्थापित किया। पल्लव चुनौती और मुख्य रूप से आधुनिक कर्नाटक तथा गोवा क्षेत्रों पर अधिकार किया। कहाँ इन्होंने? गोवा और कर्नाटक आधुनिक क्षेत्रों पर इनका वो था शासन था। उनकी ऐतिहासिक राजधानी क्या थी? बनवासी। उन्होंने प्राकृतिक स्थान में क्या? प्राकृतिक स्थान पर उन्होंने संस्कृत और बाद में क्या? संस्कृत, बाद में फिर क्या? कन्नड़, कन्नड़ भाषा साहित्य में अमूल योगदान दिया इन्होंने। के विकास में क्या? अमूल योगदान दिया। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा ये 25 क्वेश्चन हमारा यूनिट नंबर 7 से कंप्लीट होता है। ऐसे दोस्तों हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी सारी चीज़ें धीरे धीरे कंप्लीट हो जाए, रिवीजन भी सारी चीज़ें हो जाए। तो दोस्तों अगर मैं अच्छा आप लोगों को बेहतर तरीके से पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो आपसे निवेदन है आप अपने दोस्तों को भी ये बताइए कि हाँ कि मैं बेहतर तरीके से इसमें क्या कर सकता हूँ, और कमेंट करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थोड़ा सा मेरा भी हौसला बढ़ेगा, जिससे मैं और बेहतर तरीके से और चीज़ें अपना कर पाऊँगा। आप लोगों से मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों अलविदा चाहते हैं।